गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रन विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है। ठीक है, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी हम कहते किसे हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब जॉइंट स्टॉक की कंपनी जो है उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन क्या होता है? एक ऐसा एसोसिएशन मतलब जहाँ पे लोग जो हैं और अपने मन से मतलब जितने भी लोग चाहते हैं कि वो कंपनी में एज अ शेयर होल्डर बने, वो बन सकते हैं। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है कि नहीं इतने ही लोग बस क्या बोलते हैं शेयर होल्डर बन सकते हैं। यहाँ पे वॉलेंटियर है, जो चाहता है वो आ सकता है, पैसे लगा सकता है। पब्लिक यहाँ पे कंपनी में क्या होता है, पब्लिक के ही पैसे को लेकर क्या किया जाता है, कंपनी के ही पैसे को लेकर कंपनी की ग्रोथ होती है, मतलब सॉरी, पब्लिक के ही पैसे को लेकर कंपनी की क्या होती है, ग्रोथ होती है। यहाँ पे क्या है, अ कंपनी इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन टू अकॉम्प्लिश सम प्री डिटरमाइंड कॉमन ऑब्जेक्टिव। कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब पहले से ही डिटरमाइन कर दिए जाते हैं कि इस कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये इसकी क्या ग्रोथ, मतलब क्या ये इसका गोल क्या है। ये सब कुछ प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से डिटरमाइंड होता है। और यहाँ पे लोग मतलब जितने भी लोग चाहते हैं कि वो कंपनी के शेयर्स को ले, वो ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है। फिर क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल मीन्स जैसे कि जो इंसान, जो हम आर्टिफिशियली, मतलब जो भी मैन मेड है, जो हम मैन मेड मतलब जो लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये लॉ है। जो कंपनी होती है, जैसे पार्टनरशिप लोग बना रहे थे, लोग कैसे कि दो लोग मिल रहे थे, तीन लोग मिल रहे थे और एक पार्टनरशिप बन रहा था। सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे, एक ओनर था, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, सोल प्रोप्राइटरशिप बना था। यहाँ पे लॉ है। लॉ मीन्स कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो एक लॉ में ही क्रिएट किए जाते हैं। कंपनी किसके द्वारा बनाई जाती है, एक लॉ। एक कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ। कंपनी जो है वो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। इट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन, और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। इट हैज अ सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज व्हिच आर इन्फोर्स्ड बाय लॉ। कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज हैं। जैसे यहाँ पे ये नहीं होता है कि अगर किसी भी पार्टनर को कुछ भी हो जाता है तो हमें अपनी कंपनी बंद कर देनी है, या फिर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है किसी एक पार्टनर की वजह से तो हमें अपनी कंपनी बंद कर नहीं। यहाँ पे लॉ के द्वारा अगर लॉ क्या बोलते हैं, एक नोटिस भेज दे कि आपको अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी, तो ही जाके क्या करना पड़ता है, अपनी कंपनी बंद होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या, इट हैज सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज व्हिच आर इन्फोर्स्ड बाय अ लॉ। कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज हैं जो लॉ के द्वारा बताई गई हैं। इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ओन प्रॉपर्टी एंड कैन सू। यहाँ पे खुद का एक नाम होता है, ये नहीं कि किसी भी शेयर होल्डर के नाम पे कंपनी चली है, नहीं। यहाँ पे कंपनी का खुद का नाम होता है। यहाँ पे जितने भी लोग चाहे उतना शेयर ले सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ अनलिमिटेड मनी इन्वेस्ट होता है, अनलिमिटेड लोग क्या होते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, distinct legal entity, distinct legal entity मतलब separate. It acquires a separate legal entity distinct from its member composing it. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी कोई भी मेंबर कुछ करता है तो यहाँ पे कंपनी पे कुछ अफेक्ट पड़ेगा, नहीं। यहाँ पे कंपनी और मेंबर दोनों ही सेपरेट है। जैसे कि क्या हो रहा था कि अगर कंपनी में कुछ भी पार्टनरशिप में अगर बिजनेस कर रहे थे, तो बिजनेस में कुछ भी गड़बड़ हो रही थी तो पार्टनर्स का नाम हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का खुद का नाम होता है, उस पे ही अगर कोई भी चीज क्लेम होनी होती है तो वो कंपनी पे ही होती है। तो ये है डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। फिर कॉमन सेल, कॉमन सेल मतलब यहाँ पे खुद का एक मोहर, खुद का एक स्टैम्प होगा। यहाँ पे खुद का एक प्रॉपर्टी हो सकता है, खुद का एसेट हो सकता है, जो भी होगा इसके ओन ओन प्रॉपर्टी, ओन मतलब कंपनी के खुद के नाम पे होगा। As a company is an artificial person
कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. इट हैज अ डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सेल. इट एक्ट्स एज द सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी. इट इज अ फिक्स्ड ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. इसका एक खुद का सिग्नेचर होता है कंपनी का, जो हम सारे ही डॉक्यूमेंट्स में अफिक्स्ड. अफिक्स्ड में क्या होता है? जोड़ना. जैसे हम जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ भी कागज है, अगर हम चाहते हैं कि वो कंपनी का है, कंपनी का, तो हम कंपनी का सिग्नेचर करेंगे, ना कि किसी पार्टनर का. एक सिग्नेचर, जिससे कंपनी का सिग्नेचर क्या, सिग्नेचर तो लोग ही करेंगे, लेकिन बस इतना ही होगा कि कोई एक सिग्नेचर, कोई भी एक सिग्नेचर, कोई भी एक स्टैम्प या कोई भी एक सिंबल जो है फिक्स हो जाएगा कि ये कंपनी का है, ये कंपनी के नाम पे, ये जहाँ लगेगा वहां इस कंपनी का नाम आएगा. जैसे अगर हमारी एबीसी कंपनी है, ठीक है, एबीसी कंपनी है, और हमारे स्टैम्प का सिंबल अगर ऐसे कुछ भी हो जाता है, तो अगर हम ये जहां मारेंगे, ये जहां भी स्टैम्प मारेंगे, तो कंपनी का नाम आएगा, एबीसी कंपनी. तो इसलिए क्या है कि कंपनी का एक अपना एक खुद का एसेट होता है, खुद का एक नाम हो जाता है, एक सिग्नेचर हो जाता है. तो वो जहां भी वो सिग्नेचर हम यूज करेंगे, वहां किसका नाम आएगा? कंपनी का. तो यही चीज है कि यहाँ पे किसी भी पर्सन का सिग्नेचर नहीं होता है. यहाँ एक पर्टिकुलर सिग्नेचर वेरीफाई कर दिया जाता है कंपनी के लिए, और उसी सिग्नेचर को जहां भी यूज करते हैं वहां कंपनी का नाम होता है. इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स में कंपनी के सिग्नेचर्स लगते हैं. परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंटिन्यूटी. जैसे कि यहाँ पे किसी भी पार्टनर्स की वजह से या किसी रीजन से अफेक्ट नहीं बढ़ने वाला है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी जो है या कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो जाए, नहीं. यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो लॉ के द्वारा कंटिन्यू की जाती हैं. अ कंपनी एंजॉय अ परपेचुअल लाइफ. परपेचुअल मीन्स कंटिन्यूअस लाइफ and very stable existence, which is essential for modern industrial enterprises enter in long term plans. जिन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान्स बना रखे हैं कि हम अपने बिजनेस को ज्यादा समय तक रन करेंगे. उन्होंने सारी प्लानिंग कर रखी है कि हम कैसे अपने बिजनेस को 50 साल तक चलाएंगे, 60 साल तक, मतलब जब तक की प्लानिंग उन्होंने की है. अगर वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जैसे कि हमने प्लानिंग की हमारा बिजनेस जो है वो ज्यादा समय तक चलेगा, कुछ ऐसा हमने क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे चीजों का बिजनेस खोल रखा है, तो हम उस, अगर ऐसा चीज है जो जिसको हम लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कंपनी खोल लेंगे, क्योंकि कंपनी एक ऐसा है जो ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए बेटर होता है. पार्टनरशिप किसी भी एक रीजन से बंद हो सकता है. हम चाहते हुए भी उसको ज्यादा समय तक नहीं चला पाएंगे. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है पार्टनर के बीच में, पार्टनर को किसी भी रीजन से, तो हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा. पर कंपनी में ऐसा नहीं है. कंपनी में अगर हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म बिजनेस करें, लॉन्ग टर्म प्लान को एग्जिस्ट करें, तो वो आराम से हो सकता है. इसलिए इसके लिए कंपनी जो है सबसे बेस्ट है. ठीक है. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपर्ट मैनेजमेंट ड्यू टू सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट. मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अभी पहले हम लोग जो पार्टनरशिप कर रहे थे, सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे थे, या फिर जो भी अभी हमने ज्वाइंट, ये कोई भी चीजें बनाई, उसमें क्या था कि जो मैनेजर, जो ओनर था कंपनी, जो बिजनेस का ओनर था या सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ओनर था, वही क्या कर रहा था, सारे डिसीजंस ले रहा था, वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था. ठीक है. तो जो भी चीजें थी वही, जो भी डिसीजन हुआ या जो भी हमें क्या करना है, क्या नहीं, क्या चीजें प्लानिंग करनी है, ये सब कुछ किस पे डिपेंड था? ओनर पे. पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई ओनर क्या बोलते हैं, कोई डिसीजन नहीं लेता है, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस ओनर नहीं बनाता है. यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस तो लॉ के द्वारा बनते हैं. ठीक है. और क्यों बनते हैं ये भी पता चलेगा. लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो डिसीजन होता है, जो भी कंपनी के डिसीजन होते हैं, वो कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. यहाँ पे ओनर कोई भी डिसीजन नहीं लेता है. तो क्या कह रहा है कि इन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप कंसर्न ओनरशिप control and owned by owner who are also a manager and controller of the business. जो ओनर थे सोल प्रोप्राइटरशिप के, पार्टनरशिप के, ये ओनर ही क्या थे? कंट्रोलर थे, मैनेजर थे, जो क्या करते थे, अपने बिजनेस का जो भी कुछ है उसे कंट्रोल करने का काम, उसे मैनेज करने का काम किसका होता था? ओनर का होता था. पर यहाँ पे क्या है, बट इन केस ऑफ company, the owner known as shareholder and the management of the West in the board of director.
यहाँ पे जो ओनर है वो शेयर होल्डर बोलते हैं, उसने शेयर होल्ड कर रखा है इसलिए उसे शेयर होल्डर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसका कोई भी मैनेज करने का काम और डिसीजन लेने का काम, ये सब काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, ठीक है। तो ये है एक्सपर्ट मैनेजमेंट। फिर आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर इज लिमिटेड। यहाँ पे क्या होता है, लाइबिलिटी क्यों लिमिटेड क्यों होती है? इसलिए क्योंकि वहाँ, जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा, पार्टनरशिप में देखा कि जो भी डिसीजन था वो कौन ले रहा था? ओनर ले रहा था, जो भी मालिक है वो डिसीजन ले रहा था। और जो भी अपने बिजनेस का डिसीजन लेगा या जो भी हमारे बिजनेस में हो रहा है उसको कैसे करना है, उसका डिसीजन क्या होगा, ये जो भी कुछ है मैनेज करने का काम, कंट्रोल कर, जो उसकी जिम्मेदारी लेगा, जो काम करेगा, वही तो लॉस। जैसे कि जो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहा है, सारे डिसीजंस देख रहा है, तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा ना कि जब लाइबिलिटी हो तो हाँ अनलिमिटेड लें। क्योंकि अगर उसकी वजह से लॉस हो रहा है या फिर जो भी वो कर रहा है उसके डिसीजन की वजह से कम बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो जो भी लॉस है वो किसको बेयर करना पड़ेगा? पार्टनर को। तो वो अनलिमिटेड हो तो अगर ज्यादा लॉस होता है तो जितना लॉस है अनलिमिटेड लॉस उसको क्या करना पड़ेगा? बेयर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कंपनी में कोई डिसीजन तो शेयर होल्डर लेते नहीं है। यहाँ पे इनकी कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं ये। यहाँ पे सिर्फ इतना ही करते हैं क्योंकि ये पब्लिक है, तो पब्लिक बस इतना ही करती है कि यहाँ पे लाके पैसे इन्वेस्ट करती है, जिससे हमारी कंपनी क्या होती है? रन कर रही होती है। कंपनी को तो रूल और रेगुलेट सब कुछ लॉ करता है, पर यहाँ पे कोई भी डिसीजन शेयर होल्डर के द्वारा तो लिया नहीं जाता है। पर पार्टनरशिप में देख लें, सोल प्रोप्राइटरशिप में देख लें, डिसीजन ओनर का होता है, सारे रूल्स रेगुलेशंस ओनर बनाते हैं। तो अगर उस रूल्स रेगुलेशन से, उस डिसीजन से अगर कोई लॉस होगा तो वो पार्टनर्स को ही तो बेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए उन लोगों का लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। पर यहाँ पे कोई भी डिसीजन जो है वो शेयर होल्डर के द्वारा नहीं लिए जाते हैं। तो जब शेयर होल्डर डिसीजंस लेते ही नहीं है तो वो लाइबिलिटी क्यों अनलिमिटेड बियर करें? उनकी वजह से तो कंपनी को लॉस नहीं हुआ है। तो इसलिए कंपनी का जो लॉस है वो कंपनी खुद बेयर करती है। वो भी कैसे? तो जो पार्टनर होते हैं, सॉरी, जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं उनका लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है। उनको अपने शेयर्स के पैसे से ज्यादा कोई भी लाइबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं है। कंपनी अपनी लाइबिलिटी कैसे पे करती है? तो वो अपनी लाइबिलिटी तब पे करती है जैसे कि अगर उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो गई है तो वो अपनी कंपनी के सारे एसेट्स को सेल कर देगी और उससे अपने कंपनी का क्या करेगी? जब वाउंड अप मीन्स क्या हो गया? यहाँ पे वर्ड है, कहाँ गया? वाउंड अप। हाँ ये रहा वाउंड अप। वाउंड अप में बंद हो जाना। तो जिससे जब वो होता है लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो वो क्या करती है कि अपना सारा एसेट सेल करके अपनी लाइबिलिटी को क्या करती है? पे करती है। यहाँ पे कंपनी किसी भी शेयर होल्डर के पैसे को नहीं रखती है। यहाँ पे जो भी पैसा है, जो भी कुछ है, वो सब अपने एसेट्स को बेच कर ही करती है। लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन में शेयर होल्डर का भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाता है। कैसे? जैसे हम शेयर होल्डर से पैसा जो है, पब्लिक पब्लिक कंपनी जो होती है वो पब्लिक कंपनी पब्लिक से जो पैसा है वो कैसे देती है? एक शेयर का पार्टीशन करके। जैसे कि शेयर का पैसा ऐसे, अगर हमारी कंपनी में जो शेयर है वो 10 रुपए का है, मतलब अगर ₹10 है तो हम तुरंत सारे पैसे 10 रुपए डायरेक्टली हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर से नहीं लेते हैं। इसका क्या है कि ये 4 फॉर्म में डिवाइड है। जैसे कि पहला, एप्लीकेशन मनी, ठीक है। फिर अलॉटमेंट मनी, फिर हमारा है फर्स्ट कॉल मनी, मतलब शेयर, और फिर है फाइनल। और अगर यहाँ पे फाइनल में नहीं आता है तो फिर एक सेकंड कॉल आता है, फिर फाइनल आता है। जैसे ये 4 पार्टीशन कर रखी है कंपनी। जब भी किसी भी पब्लिक से पैसा लेना होता है या शेयर होल्डर से पैसा लेना होता है, ठीक है, अगर कोई शेयर होल्डर हमारी कंपनी का शेयर लेना चाहता है तो हम अगर अपनी कंपनी का उसको शेयर देंगे तो हम उससे डायरेक्टली सारे पैसे नहीं लेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास एप्लीकेशन के लिए हम पैसा लेते हैं। जैसे कि अगर कोई शेयर होल्डर है, हमने इशू कर रखा है, जैसे हम शेयर इशू करते हैं, अगर हमको पैसा चाहिए होता है तो हमें पता कैसे चलता है पब्लिक को कि हम कंपनी को पैसा चाहिए? कैसे पता चलता है? क्योंकि कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है तो वो अपने शेयर को इशू करते हैं,
ठीक है? जो भी शेयर है उसको इश्यू करेंगे कि हमें इतने मतलब शेयर होल्डर या इतने पैसे की ज़रूरत है। मान लो कि अगर उनको 10 लाख 1 लाख की ज़रूरत है, ठीक है? ये 10 लाख 1 लाख की ज़रूरत है, ठीक है? तो वो क्या करेंगे इतना मतलब इसका शेयर कितना तब करेंगे 10,000 कैसे निकालेंगे हम? जैसे कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें कि कितना तो 10,000 शेयर इश्यू होगा, ठीक है? तो 10,000 और 10 रुपए पे है, अगर 10 रुपए एक शेयर का पैसा 10 रुपए है, तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमें पता चल जाएगा कि 10,000 क्या है शेयर्स चाहिए, ठीक है? तो इसको क्या करेंगे हम कि जैसे कि अब इसको इश्यू कर दिए 10,000 अब लोग ज़्यादा शेयर अप्लाई कर दिए या कुछ भी ऐसा बहुत सारा कंडीशन होता है। पर 10 मान के चलो अभी कि 10,000 लोग पैसा देते हैं, तो वो 10,000 लोग क्या करेंगे शेयर होल्डर कि यहाँ पे सबसे पहले वो एप्लीकेशन मनी जमा करेंगे, ठीक है? फिर सबका एक रेट फिक्स होता है कि यहाँ पे क्या बोलता है अगर 10 रुपए है तो 2 रुपए इसका, 2 रुपए इसका, ठीक है? फिर फिर सबका मतलब रेट फिक्स है कि एप्लीकेशन पे हम 2 रुपए ले रहे हैं, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4, फाइनल कॉल पे 2 रुपए, ठीक है? तो ऐसे करके फिक्स है। अब जितने भी शेयर होल्डर आएँगे, वो इस रुपीस पे अपना पैसा क्या मतलब इस जो भी पैसा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग पैसा सबमिट करेंगे, ठीक है? तब जाके वो क्या करेंगे, शेयर होल्डर को शेयर परचेज़ करेंगे कंपनी का, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी का जो पैसा है, अगर मान लो हम जो शेयर होल्डर है वो कुछ ही पैसा देते हैं। हमने उनको फर्स्ट कॉल किया, उन्हें एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा वो नहीं दे रहे हैं। उस कंडीशन में उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाती है और अगर वो ज़्यादा मतलब एक टाइम रिकमेंड किया जाता है, एक टाइम देता है, नोटिस भेजता है कंपनी कि आप इतने समय में अपना क्या करिए, पैसा जमा कर दीजिए फर्स्ट कॉल का और अगर नहीं कर पाते हैं तो कंपनी क्या करती है, उस कंडीशन में उनके पैसे को रख लेती है, ठीक है? फिर आता है ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स फिर क्या आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मतलब कि अगर कोई भी शेयर होल्डर है वो चाहता है कि अपना शेयर ट्रांसफर कर दे किसी और मेंबर को अगर वो चाहता है कि अपने शेयर्स को सेल और परचेज कर सकता है यहाँ पे क्या है कंपनी के जो शेयर्स हैं हम उसको अगर चाहते हैं कि हम अपना पैसा वापस ले लें तो हम क्या करेंगे अपने शेयर्स को सेल कर देंगे ठीक है तो अगर कोई एक ओनर है वो चाहता है कि अपने शेयर को सेल कर दे तो यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं है कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते हैं मेंबर बनना आप उस कंपनी का तो आप अपने शेयर को सेल कर सकते हैं सोशल यूटिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही होता है अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही जो जैसे पार्टनरशिप में कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कुछ भी ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन होता है वो क्या बोलते हैं पब्लिक को नहीं बताया जाता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पार्टनरशिप में इसलिए वहाँ पे ट्रस्ट का प्रॉब्लम होता है वहाँ पब्लिक जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाती है पर यहाँ पे क्या होता है कि अ कंपनी हैज अ ग्रेट पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड हैज सच कैन नॉट कीप इट्स अफेयर्स सीक्रेट मतलब कि यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन है वो कंपनी जो है वो पूरी पब्लिक को भी बताती है जो भी इंफॉर्मेशन है क्यों क्योंकि यहाँ पे पैसे लगवाने हैं हम पैसे किससे लगवा रहे हैं पब्लिक से और जब तक कोई भी पैसा कोई भी पब्लिक पैसा तभी लगाएगी जब वो आपके कंपनी के बारे में जानेगी जब उससे पूरा डिटेल नॉलेज होगा आपकी कंपनी के बारे में कि आपकी कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका आपका जो कंपनी है वो कैसे ग्रोथ कर रहा है तभी वो आपके शेयर्स को परचेज करेगी इसलिए कंपनी का सारा इन्फॉर्मेशन पब्लिक को जानना ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन होता है कंपनी का, वो क्या करती है कंपनी? सबको सारे पब्लिक को बताती है ताकि वो क्या करें? हमारे भी जो भी शेयर्स हैं वो खरीदें और हम अपना इन्वेस्टमेंट करवा सकें। It present their all information to the shareholder. शेयरहोल्डर को सारा वो इन्फॉर्मेशन देता है। फिर यहाँ पे आता है गवर्नमेंट कंट्रोल। अब कंपनी जब लोगों से बन रही है तो यहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों आया क्यों क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी है बन किससे रही है पब्लिक से यहाँ पे सारे पब्लिक मिलके ये कंपनी रेडी कर रहे हैं तो जहाँ पे पब्लिक की बात आएगी वहां पे कौन आएगा गवर्नमेंट तो यहाँ पे जो भी कंपनी है कंपनी को जो भी मतलब रूल्स रेगुलेशंस या जो भी पॉलिसीज हैं वो कौन प्रिपेयर करके देता है गवर्नमेंट गवर्नमेंट जैसे कि जब हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013
इसके अंडर में तो हम जो कंपनी है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जब हम रजिस्टर करवा लेते हैं उसके बाद से हमारी कंपनी को कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपडेट एक रूल्स रेगुलेशंस बनाती रहती है, पॉलिसीज बनाती रहती है कंपनीज के लिए, ताकि जो लोग हैं उनके साथ कोई भी लॉस ना हो उनको, और कोई भी मिसयूज ना किया जाए उनके पैसे का। जैसे कि अगर मान लो बहुत लोग पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं पब्लिक, और कोई अगर उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं है कुछ भी, तो हो सकता है उसकी सारी पब्लिक की सारी पैसे जो हैं वो मिसयूज हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, ताकि पब्लिक के जो भी पैसे हैं वो मिसयूज ना हो, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज प्रिपेयर करती है कंपनीज के लिए। और कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक सेबी बना हुआ है इंस्टीट्यूट, जो क्या करता है, कंपनी को कंट्रोल करता है। और सेबी क्या करता है, रूल रेगुलेट करता है कंपनीज को, और जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं एनुअली, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हुए या जो भी रिपोर्ट्स हुआ कंपनी का, वो सेबी के पास ले जाके कंपनी को क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। क्यों? ताकि वो ये देख सके कि कोई भी मिसयूज तो नहीं हो रहा है पब्लिक के पैसों के साथ। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो इस तरीके से ये फीचर्स होते हैं हमारे किस चीज के, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के। तो यहाँ पे हमने जितने भी टॉपिक पढ़े ये सब पब्लिक कंपनी के थे। जैसे कि पब्लिक कंपनी में हम जो मेंबर हैं, ठीक है, वो मेंबर जितने चाहे उतने जुड़ सकते हैं। 7 मेंबर से स्टार्ट होता है और जितने चाहे उतने जुड़। पर यही अगर प्राइवेट कंपनी होगा तो उसमें लिमिटेशन है, उसमें जो है 200 मेंबर से ज्यादा लोग नहीं जुड़ सकते हैं, वहां पे लिमिटेशन होता है। प्राइवेट कंपनी में लिमिटेशन होता है कि आप 200 से ज्यादा लोग कंपनी में नहीं आ सकते। लेकिन पब्लिक कंपनी की बात हमने की है, तो यहाँ पे जितने मेंबर चाहे उतने मेंबर आके जोड़ सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स थे हमारे किसके, जॉइंट स्टॉक कंपनी के। थैंक यू फॉर दिस क्लास।